जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें अगर आप एक लोटा भी भर लेते हैं तो अच्छी कमाई कर लेते हैं। हालांकि कमाई करना किसी अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ में ही हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एक कर्मचारी हैं, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, अगर कहीं पर आप जॉब करते हैं। स्पेशली दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, क्या आपको शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस करना अलाउ है? क्या शेयर मार्केट में आप अपना पैसा लगा सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं शेयर मार्केट के अंदर कितने तरह की ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं जो कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई भी आपने वहां पे पैसा लगाया था, एक दिन से ज्यादा उस शेयर को रखा था और 12 महीने के बाद में उसको बेचा था, तो यह होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद में किसी शेयर को आपने लिया था, एक दिन से तो ज्यादा रखा था लेकिन 12 महीने से उसको पहले बेच दिया, यह होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद में अगर आपने कोई शेयर लेकर के रखा था, कंपनी उस पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड की कमाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे खतरनाक चीज होती है वो होती है दोस्तों इंट्राडे। आज ही आपने शेयर लिया और आप आज ही शेयर उसको बेच दिया। इसके बाद में होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, क्रिप्टो में भी पैसा लगा सकते हो। दोस्तों, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड की जो इनकम होती है ये आपकी बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाती है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और वहीं पर बात करें इंट्राडे की और फ्यूचर एंड ऑप्शन की, ये जो होती है बिजनेस की इनकम मानी जाती है और आप जब अपनी ITR भरते हैं वहां पे अपनी बिजनेस की इनकम इसमें शो करनी होती है। तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ में ही कुछ हम FAQs भी डिस्कस करेंगे कि आपको काम करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, आपको कोई रास्ता भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर करें दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर करने के लिए हमें कुछ रूल्स यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए थे। अगर आप एक सिविल सर्वेंट हैं, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं, कुछ रूल्स आपके लिए बनाए गए थे। ये रूल्स आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे रूल्स यहाँ पर बने हैं, लेकिन हमारी वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो है रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 में आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपना पैसा कहाँ लगा सकते हैं। लैंडिंग का मतलब होता है दोस्तों किसको आप अपना पैसा दे सकते हैं। बोरोइंग का मतलब होता है किससे आप उधार पैसा ले सकते हैं। इस रूल 16 का हम विस्तार से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप, रूल नंबर 16 में लिखा है इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग। यहाँ पे 1 नंबर क्लोज में लिखा है नो गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों, स्पेकुलेट का मतलब आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। स्पेकुलेट का अगर मैं सीधी सी बात में बताऊं तो ये होता है सट्टा। सट्टा जो होता है दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, अगर आपने एक ही दिन में शेयर लिया और एक ही दिन में शेयर बेच दिया तो ये क्या होता है, आपका इंट्राडे इसे बोलते हैं। इंट्राडे का मतलब आज ही शेयर लेकर के बेच दिया है। तो ये हालांकि ये आपकी बिजनेस की इनकम होती है और बिजनेस के अंदर भी 2 तरह की कैटेगरी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाई है। एक होती है स्पेकुलेटिव, एक होती है नॉन स्पेकुलेटिव। तो बिजनेस होता है, चाहे आप सट्टे वाला बिजनेस करें या बिना सट्टे वाला करें। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको स्पेकुलेट नहीं करना है। कोई भी स्टॉक हो, शेयर हो या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप क्रिप्टो वगैरह में करते हैं या कोई भी ऐसी आप चीज़ में काम करते हैं जो आपकी शेयर के अलावा है, तो वो भी आपको अलाउ नहीं है। इसके बाद में इन्होंने बोला है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू ओकेजनल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ट्रेडिंग होती है। आप शेयर मार्केट में कभी भी काम करेंगे तो 2 तरह से काम होता है, एक आपकी ट्रेडिंग होती है और एक आपकी होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने पैसा लगाया और उसको भूल जाओ, छोड़ दो, जो कि आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे ऊपर मना किया गया है लेकिन नीचे बोलता है ओकेजनल इन्वेस्टमेंट आप करते हो, कभी कभी अगर आपने माल को ट्रेडिंग करनी है, मतलब ट्रेडिंग तो आप कर ही नहीं सकते हो, कभी कभी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर। आपको पता होगा ब्रोकर कौन होता है दोस्तों, अगर आपका एंजल ब्रोकिंग है, अगर आपका जीरोदा है, अगर आपका 5 पैसा है, किसी भी तरह का कोई भी ब्रोकर है, उसके थ्रू या पर्सन डुली ऑथराइज एंड लाइसेंस हु हैव ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द रेलेवेंट लॉ। आपको पता होगा ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कि ऑथराइजेशन है कि आपको शेयर वो बेच सकता है, उसी से ही आपको यहाँ पे शेयर लेने हैं। इसके बाद में इन रूल में लिखा है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है फ्रीक्वेंट परचेज और सेल ऑफ बोथ ऑफ शेयर सिक्योरिटी
एंड अदर इन्वेस्टमेंट शैल बी डीम्ड टू स्पेकुलेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सब रूल। अब दोस्तों कुछ लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी ओवर स्मार्टनेस दिखाने के लिए बोलेंगे हमने तो आज शेयर ले लिया, जैसे कि हमने 29 तारीख को शेयर ले लिया और इसको आज हम नहीं बेच रहे हैं, हम तो इसको 30 को बेचेंगे, 31 को बेचेंगे या आगे की 1, 2, 3 तारीख को बेच देंगे। तो ये तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि आप इसको कर सकते हैं क्योंकि ये ओकेजनल इन्वेस्टमेंट है। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती है दोस्तों। इन्होंने यहाँ पे फिर से लिख दिया है अगर आप फ्रीक्वेंट परचेज करते हैं कि बार बार आज ले लिया कल बेच दिया 2 दिन बाद फिर से ऐसे ऐसे करके करते रहते हैं, तो ये भी आपकी स्पेकुलेटिव ही मानी जाएगी, ये भी आपका सट्टेबाजी मानी जाएगी। हालांकि इनकम टैक्स के रूल तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको पहले 15% टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए स्पेकुलेशन जो आपका होता है इंट्राडे और एफ एंड ओ, ये तो आपको अलाउ नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो आप ओकेजनल कभी कभी आपको लगा कि ये शेयर अभी रेट कम आ गया है, इसको लेकर के छोड़ देता हूं, मेरे बच्चों की शादी के लिए पढ़ाई के लिए काम आएगा, तो ओकेजनल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और दूसरा फ्रीक्वेंट परचेज, आप बार बार परचेज सेल करते हैं, वो भी आपका स्पेकुलेटिव माना जाएगा, ये भी आपको अलाउ नहीं है। इसके बाद में दोस्तों थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में आपको और बताना चाहूंगा कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर को या किसी और पर्सन को एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट। तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि आपने अपनी वाइफ को पैसा ट्रांसफर कर दिया और उसको आपने बोल दिया कि मेरे बिहाफ पे तू ट्रांसफर कर दे। हालांकि इसके ऊपर तो आपको पता होगा क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस भी लागू होते हैं सेक्शन 64 के अंदर, वो हमने किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे या हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये बोलता है इन्वेस्टमेंट विच इज लाइकली टू एम्बरस और इन्फ्लुएंस हिम, जो आपको इन्फ्लुएंस करता है इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। आपको पता होगा आजकल जैसे कि सुनने में आया था एक सरकारी टीचर थे, वो बैठे थे अपना और उनकी वहाँ पे कोई फ्लाइंग आई तो उनका फ़ोन चेक किया तो उस फ़ोन के अंदर 2 घंटे तो उनका कैंडी क्रश सागा चल रहा था, 2 घंटे उनकी एंजल ब्रोकिंग चल रही थी। तो इस तरह से उसको प्रमोट डिसऑनेस्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए, डिस्करेज करने के लिए ये चीज़ें लाई गई हैं। इनमें बताया गया है कि आप अपनी जो ड्यूटी है, आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। फॉर दिस पर्पज एनी परचेज ऑफ शेयर आउट ऑफ द कोर्ट्स रिजर्व फॉर डायरेक्टर ऑफ कंपनी और देयर फ्रेंड एंड एसोसिएट शैल बी डीम टू एन इन्वेस्टमेंट विच इज लाइकली टू एम्बर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए दोस्तों आपको ये स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि आपको ना तो खुद इस तरह की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको स्पेकुलेशन देती है, ना ही आपने अपनी फैमिली मेंबर या किसी और पर्सन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलना है कि आपको इस तरह का काम करना है। इसके बाद इन्होंने लिखा है दोस्तों नो गवर्नमेंट सर्वेंट who is involved in the decision making of fixation of price of initial public offer। आपको पता होगा शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी पहली बार अपना शेयर लाती है तो वो आईपीओ के थ्रू लाती है। अगर आपके आईपीओ के उसमें रेट को फिक्स करना है, कोई फॉलोअप लेना है पब्लिक ऑफर के लिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के लिए, तो इस तरह का काम भी आपको यहाँ पे नहीं करना है। उन आईपीओ को भी नहीं खरीदना है जिनके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका कोई इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे होती है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर लैंडिंग वगैरह की आप किसे लोन दे सकते हैं, बोरोइंग्स वगैरह किससे लोन ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। तो ये हमारा जो सेंट्रल सिविल सर्विस कोड था, कंडक्ट थे, इसके अंदर आपको बताया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ ओकेजनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको ये शेयर लेके छोड़ देने हैं तो आप ले सकते हैं, आप फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं, बार बार लेन देन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक और मैं दोस्तों पीडीएफ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, CSC कंडक्ट रूल 1964, उनको रिवीजन किया गया था, उनकी लिमिट को बढ़ाया घटाया गया था। इस लिमिट में आपको क्या देखने को मिलता है ये भी आप देख सकते हैं। अब आपको पता होगा यहाँ पर आपको जो कर्मचारी होते हैं वो किसी न किसी ग्रुप में बटे होते हैं। अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर हैं, इफ द टोटल ट्रांजैक्शंस ऑफ शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर एंड म्यूचुअल फंड एक्सीड ₹50,000 ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। और दोस्तों अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के ऑफिसर हैं और आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट है ये ₹25,000 पर कैलेंडर ईयर से ज़्यादा चली जाती है, आपको कैलेंडर ईयर का भी पता होना चाहिए, जनवरी से आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है और दिसंबर के अंदर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आपको हायर अथॉरिटी को दोस्तों बताना पड़ेगा एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर। अगर आप ए और बी ग्रेड के ऑफिसर हैं और 50,000 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हैं, सी और डी ग्रेड से ज़्यादा के अगर आप ऑफिसर हैं और 25,000 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि ये जो अमाउंट थी बहुत ही कम मानी गई थी क्योंकि 1964 के अंदर ये रूल बने थे आपके, तो बाद में इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आपके 6 मंथ के बेसिक पे तक की आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दोस्तों 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, आपको पता होगा 1 लाख रुपए में काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, तो 50,000 रुपये आपकी जो बेसिक है हम ये मानते हैं, तो 50,000 × 6 करेंगे तो दोस्तों ये आपकी 3 लाख रुपए आ गई है।
3 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आप एक कैलेंडर ईयर के अंदर कर सकते हैं। और वो भी क्या करना है, आपको ओकेजनल ट्रेडिंग करनी है, आपको फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं करनी है, बार बार नहीं करनी है। आप एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर पैसा लगाएं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी लगाना है तो आप 1, 2, 4, 5 दिन का मत लगाएं, थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए आप रखें। और इसके बाद दोस्तों इंट्राडे जो एक ही दिन में लेकर के बेचते हैं उसको तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। और जो लास्ट ऑप्शन होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जहां पे बहुत सारे लोग नुकसान खा जाते हैं, उसके अंदर भी ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों 2-3 तरीके आपको हो सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से, यहां पे आपको क्लबिंग ऑफ इनकम का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर आप एक व्यक्ति अपनी वाइफ के नाम से पैसा ट्रांसफर करके ट्रेडिंग कर रहा है तो ये भी उस इनकम व्यक्ति की ही मानी जाती है। क्योंकि यहां पे आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि आप अपना काम करें और हमें कमाई करें और हमें टैक्स दे दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं होता है अगर आपको ऐसा काम करते भी हैं। लेकिन जो आपका रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसको ये ऑब्जेक्शन होता है कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये बिजनेस है तो आपकी जॉब के अंदर ध्यान नहीं जाएगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए से इन्होंने ये काम किए हैं। तो आप भी दोस्तों अपना जो ट्रेडिंग का काम करना ही चाहते हैं तो आप इस तरीके से करिए कि आपको पैसा अपना कैश विड्रॉल करना है, तरीके वाइज अपनी वाइफ के बच्चे के नाम ट्रांसफर करना है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF का शेयर मार्केट में अकाउंट काफ़ी मुश्किल से खुलता है, लेकिन यहाँ पर भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट के अंदर आप अगर एक सरकारी या कर्मचारी हैं दोस्तों, प्राइवेट कर्मचारी के लिए कुछ ज़्यादा रूल यहाँ पे नहीं डिफाइन किए गए हैं क्योंकि उसको ज़्यादा बंदी से नहीं होती है। और अगर आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं पर काम किया है तो भी आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। मेन तो गवर्नमेंट इंप्लॉई होता है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप F&O में काम मत करें, इंट्राडे के अंदर अगर आप काम करना है तो मत करें। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काम करना है तो कम से कम आपका जो पीरियड है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से ज़्यादा कर रखें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप काम करना चाहते हैं तो बड़े शौक से करें। इसके बाद में ऐसे IPO में आपको पैसा नहीं लगाना है जिसके रेट फिक्स में या कोई भी रूल बनाने में आपका वहाँ पे भागीदारी बनती थी। तो और भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कोई आपको दोस्तों क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप एक रिटायर हो चुके हैं, आपने रिटायरमेंट ले लिया है तो आप इनके अंदर इंट्राडे F&O के अंदर काम कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप बड़ा ही सावधानी से देख कर ही इनको पैसा लगाएं, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। और यहाँ पर कई बार आपको देखा होगा जब भी आप ऐप ओपन करते हैं तो वार्निंग देते हैं कि 90% लोग यहाँ पर नुकसान खा जाते हैं। तो आपको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका पैसा सेफ रखें, इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग मत करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।